फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे गोदान गोदान उपन्यास जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। 1936 में लिखा गया है और यहाँ पे हम इसकी समीक्षा और विश्लेषण करेंगे। जो इग्नू का पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें बहुत ही बेहतरीन रूप से दिया गया है, तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पे उसकी समीक्षा करेंगे। यह 3 भागों में आएगा। गोदान उपन्यास की समीक्षा 3 भाग में। आज पहला भाग है तो इकाई 1 हम देखेंगे और यह इग्नू का जो प्रोग्राम है MA इन हिंदी, MHD जिसे कहा जाता है मास्टर ऑफ आर्ट इन हिंदी, और जो उसका प्रोग्राम है MHD3 उपन्यास और कहानी उसके गोदान, जो पहला उपन्यास उसमें दिया है गोदान, उसके इकाई 1 में है। किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान हम देखेंगे। किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान तो हिंदी जहाँ कहीं भी आती है, चाहे आपका इग्नू का प्रोग्राम का MA जो परीक्षार्थी हैं फर्स्ट ईयर में उनके लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा जो नेट की परीक्षा, नेट JRF सेट की परीक्षा दे रहे हैं और भी UP हायर या किसी भी जहाँ पे हिंदी आती है हायर एग्जामिनेशन में, रिसर्च में, वहाँ पे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे उद्देश्य प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्तावना गोदान उपन्यास की कथा योजना। गोदान में भारतीय किसानों की वेदना की अभिव्यक्ति। गोदान के पाठक कौन है। गोदान में गाय का महत्व क्या है। किसानों के आर्थिक सामाजिक शोषण क्या है। होरी की स्थितियों से समझौता। सारांश। अंत में प्रश्न अभ्यास भी आप देख सकते हैं कि हमने जो पढ़ा उससे हमारा पल्ला पड़ रहा है कि नहीं। इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पे हमारी बातें तो होती ही रहनी चाहिए। उद्देश्य तो यही है कि उद्देश्य क्या है इसका। हिंदी उपन्यास एवं कहानी पाठ्यक्रम की पहली इकाई। इसमें प्रेमचंद के रूप में आप एक सुपरिचित कथाकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। हिंदी में जब भी उपन्यास लेखकों की चर्चा की जाती है तब प्रेमचंद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक तो इसलिए कि प्रेमचंद हिंदी के पहले गंभीर उपन्यास लेखक हैं, दूसरे उनके उपन्यास आज भी श्रेष्ठ और प्रासंगिक बने हुए हैं। गोदान 1936 की है लेकिन आज भी प्रासंगिक है। इस इकाई के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि गोदान 1936 की चर्चा किए बिना हिंदी उपन्यास साहित्य पर सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। इस इकाई में किसान जीवन को ध्यान में रखते हुए हम गोदान की विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे। इसे पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान पाएंगे वह आइए देखते हैं। पहला चीज जान पाएंगे कि भारतीय किसानों का आर्थिक सामाजिक शोषण करने वाली दमनकारी जमींदारी व्यवस्था से परिचित हो सकेंगे उस समय की। अब तो जमींदारी है नहीं। अगला पॉइंट है कि जाति व्यवस्था और शोषण प्रक्रिया के अंतर संबंधों को जान सकेंगे। आगे क्या जानेंगे। गोदान में गाय के महत्व और जो गोदान है गोदान मतलब गाय का दान। गोदान में गाय के महत्व और धर्म के दबाव को झेलते किसान की मन स्थिति को समझ सकेंगे। अगली चीज क्या जानेंगे। होरी का शोषण व्यवस्था और शोषकों के विरोध में विद्रोह न करने के कारणों को भी जान सकेंगे। होरी का शोषण व्यवस्था और शोषकों के विरोध में विद्रोह न करने के कारण भी जान सकेंगे। मतलब जो गरीब है, दबा कुचला है, आवाज नहीं उठा सकता, वो जानता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तब भी क्योंकि कुछ कर नहीं पाएगा, तो वही स्थिति उस समय थी। पूंजीवाद के आगमन के कारण बदले आर्थिक सामाजिक संबंधों का विवेचन कर सकेंगे। तो गोदान अध्ययन विश्लेषण इन्हीं प्रश्नों और बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए करने का हमने प्रयास किया है। इस पाठ का ध्यानपूर्वक अध्ययन चलिए करते हैं। तो प्रस्तावना क्या है। रूपरेखा तो हमने देख लिया क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। जून प्रस्तावना देखते हैं, मतलब कि थोड़ी सी उसकी रूपरेखा के बाद प्रस्तावना क्या है। जून 1903 में प्रेमचंद ने ऑलिवर क्रॉमवेल की जीवनी पर एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने एक रचनात्मक निरीक्षण करते हुए लिखा है। सब उत्कम संयोग हुआ है कि एक शांति प्रेमी किसान के रोजाना हालत विस्तार के साथ लिखे हुए मिल सकते हों या उनमें किसानों की सी दिलचस्पी और अजीब अनोखी बातें पाई जाती हों। विविध प्रसंग भाग 1 पृष्ठ संख्या 37। संपादक अमृत राय, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद 1962 में यह बात है। यह प्रेमचंद का आरंभिक लेख है। इस लेख में प्रेमचंद की रचनात्मक चुनौती और भीतरी लालसा का पता चलता है कि आखिर किसान का दैनिक जीवन किस्से कहानियों का विषय क्यों नहीं हो सकता। प्रेमचंद ने इस संभावना की तलाश की। किसान जीवन की बारीकी से मनन किया, उसके जीवन के करुण मनोहर पक्षों को देखा परखा। इस क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम पंच परमेश्वर 1915 कहानी लिखी। बाद में सवा सिर गेहूं, 2 बैलों की कथा, बलिदान, मुक्ति मार्ग, पूस की रात आदि अनेक कहानियां तथा प्रेमाश्रम, कर्मभूमि आदि उपन्यास लिखे। इतने सारे लेखन के बावजूद प्रेमचंद की रचनात्मकता संतुष्टि नहीं
हुई। उनको लगता रहा कि अभी शांति प्रेमी किसान के रोजाना हालत विस्तार के साथ चित्रित नहीं हो पाए हैं, अतः वे किसान जीवन के मनन व किसान पात्रों की तलाश में लगे रहे। यह भी सोचिए कि 1936 जीवन के आखिरी 1880 से 1936 उनका जीवन काल है। 1936 में जब मृत्यु के समय जो आखिरी समय किताब लिखे थे, तो आखिरी समय ही उनकी कालजयी उपन्यास हुई। उसी उपन्यास से उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहा था। गोदान में किसान जीवन के मनन और किसान पात्रों की तलाश में लगे रहे। अंततः गोदान में होरी धनिया को उपस्थित कर उन्होंने अपने उस स्वप्न को साकार किया जिसके अनकही चुनौती 1903 ईस्वी से उनके मन मस्तिष्क में सजीव थी। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि गोदान प्रेमचंद की आकस्मिक रचना नहीं, वरन उनके जीवन भर के सर्जनात्मक प्रयासों का निष्कर्ष देने वाली रचना है। तो आपने यह पढ़ा, प्रस्तावना समझ लिया कि क्या क्या है, कैसे किया, एक रूपरेखा है, आपके मन में ढांचा बन गया। अब आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट होगा गोदान उपन्यास की कथा योजना क्या है। कथा वस्तु देखते हैं। गोदान में प्रेमचंद ने होरी धनिया के जीवन के माध्यम से उत्तर भारत के शांति प्रेमी किसान की कष्टप्रद जिंदगी का चित्रण किया है। इस क्रम में उन्होंने संपूर्ण गांव जीवन के आपसी संबंधों का ताना बाना प्रस्तुत किया है। सेमरी तथा बेल्लारी गांव आप जानते ही होंगे। गोदान सिर्फ ग्राम कथा नहीं है, गांव की कथा के साथ साथ इसमें सारी जीवन की कथा भी चलती है, समानांतर में चलती है ना। डॉक्टर मेहता, मालती और इधर होरी धनिया, झुनिया, सिलिया, जिसमें जमींदार राय साहब, अमरपाल सिंह, मिर्जा खुर्शीद, मिस मालती, मिस्टर खन्ना, ओंकारनाथ, मिस्टर मेहता आदि अनेक सारी पात्र भी आते हैं। सारी पात्र आप जानते हैं। राय साहब है, राय साहब अमरपाल सिंह वही है, अमरपाल सिंह ही राय साहब है। मिर्जा खुर्शीद, मिस मालती, मिस्टर खन्ना, ओंकारनाथ, मिस्टर मेहता, ये दोनों कथाएं गोदान में अलग अलग होते हुए भी साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के समानांतर। प्रेमचंद साहित्य के अनेक आलोचकों का मत है कि गोदान में प्रेमचंद को सिर्फ होरी धनिया के गांव की कहानी कहनी चाहिए थी। उपन्यास में शहर के पात्रों को डालकर शहरी जीवन का वर्णन करके उन्होंने उपन्यास की कलात्मकता को नुकसान पहुंचाया है। आलोचक ऐसा मानते हैं। इससे उपन्यास का कथानक ढीला ढाला हो गया और उपन्यास का कलात्मक संयोजन बिगड़ गया है। फिर ग्राम कथा तो प्रेमचंद के अनुभव जगत से पुष्ट होने के कारण यथार्थवादी कथा है, जिसमें जबकि उधर काय भागत है, जबकि शहर की कथा में वैसी प्रामाणिकता का अभाव है। इसमें अनावश्यक भाषण, वार्तालाप, चर्चा, परिचर्चा का सहारा लेकर शहरी जीवन का सतही परिचय दिया गया है। प्रेमचंद को संपूर्ण समाज के चित्रण का मोह त्याग कर ग्रामीण जीवन की कहानी कहनी चाहिए थी। इन्हीं बातों को लेकर जयनेंद्र कुमार ने गोदान की समीक्षा करते हुए अपने लेख का शीर्षक दिया, प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता तो ऐसे मतलब शीर्षक दिए हैं कि मैं लिखता तो क्या लिखता। उनकी प्रेमचंद कृति व्यक्तित्व जयनेंद्र कुमार की पूर्वोदय प्रकाशन दिल्ली से वैसा छपी थी उनकी बुक। इसी तरह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने गोदान की तुलना एक ऐसे मकान से की है जिसके दो अलग अलग खंडों में दो परिवारों के रूप में गांव तथा शहर रहते हैं और जो कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते हों। आधुनिक साहित्य में है उनके पृष्ठ संख्या 174। नंद दुलारे वाजपेयी के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी, भारतीय भंडार, इलाहाबाद, संवत 2031। ये सब बस जानकारी के लिए है। कहानी का तात्पर्य यह है कि गोदान में आई हुई ग्राम कथा तो ठीक है, परंतु उसमें आई हुई शहर की कथा अप्रासंगिक है। इससे गोदान की कलात्मकता में बाधा पहुंचती है। गोदान की कथा की संरचना का विश्लेषण करने के लिए इन बातों की परीक्षा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम यह देखें कि प्रेमचंद क्या मानते हुए प्रतीत होते हैं। ये मत प्रेमचंद की मृत्यु के बाद प्रकट हुए, इसलिए प्रेमचंद के इस संबंध में क्या राय हो सकती थी, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। फिर भी उनकी रचनाओं का विश्लेषण कर हम कुछ अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। प्रेमचंद मानते हैं कि भारतीय गांव समाज की स्वायत्तता इकाई नहीं है, वरन उसका संबंध सूत्रसार राष्ट्र और ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ा है। इसलिए संपूर्ण ब्रिटिश भारत के परिप्रेक्ष्य में ही गांव जीवन को देखा जा और समझा जा सकता है। गोदान में सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। अवध, होली, खेल, रघुवीरा अवध में अवध प्रांत। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। होरी बेलारी में रहता है, उसके जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में विराजते हैं। होरी जिस गांव में रहता है याद रखिएगा कि वो बेलारी में है और उसके जमींदार राय साहब जिनका नाम अमरपाल सिंह है वह सेमरी में विराजते हैं। अमरपाल सिंह सेमरी में, होरी बेलारी में। उपन्यास जो ही बेलारी से निकलकर सेमरी पहुंचते हैं, एकाएक उपन्यास में शहर आ जाता है। आजादी से पूर्व जमींदारी प्रथा के संदर्भ के बिना किसान जीवन की परिकल्पना करना
यथार्थपूर्ण नहीं लगता है, मतलब अयथार्थपूर्ण लगता है। जमींदार की आमदनी गांव से होती है परंतु उसका उपभोग वह शहर में करता है। जमींदार की प्रकृति को स्पष्ट किए बिना किसान चरित्र का उद्घाटन संभव नहीं है। जमींदार के शहरी मित्र भी उसके साथ खिंचे चले आते हैं। गोदान में होरी राय साहब से मिलता है, यहीं से मिलते रहने की प्रसाद है कि अब जान बची हुई है, नहीं कहीं पता नहीं लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो पांव को संभालने में ही कुशलता है। उनके संबंधों का वर्णन तो लेखक को करना ही पड़ेगा। राय साहब के घर पर, ये मतलब गोदान का ही कथन था। किसका कथन था आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद आ रहा होगा, हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। उनके संबंधों का वर्णन तो लेखक को करना ही पड़ेगा। राय साहब के घर पर उत्सव है, उसमें होरी को बुलाया गया। उस दिन के नाटक धनुष यज्ञ में उसे राजा जनक का माली बनना है। इस उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है। इससे होरी चिंतित हो गया है। इस उत्सव में शहर के धनी मानी लोग सम्मिलित होते हैं। उनकी आपसी बातचीत से सारी जीवन अभिव्यक्त होता है। होरी के घर पर दमड़ी बसोर आता है तथा बांस खरीदता है। होरी के मन में बेईमानी आती है। भाव ताव में कमी बेसी करके 20 रुपया सैकड़ा की दर तय होती है। शर्त यह है कि दमड़ी होरी के भाइयों को 15 रुपया सैकड़ा बताएगा। इस संदर्भ में जो विवाद खड़ा होता है आगे चलकर वह होरी की गाय को जहर खिलाने तक चलता है। यहाँ दमड़ी कहता है, ऐसे क्या, इससे अच्छा बांस मिल जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं, शहर के नगी छूने का है। इस तरह गांव से भागकर शहर में आ जाता है। इस तरह गोबर गांव से भागकर शहर में आ जाता है और मिर्जा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये वेतन पर नौकर हो जाता है। यह विश्लेषण आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप उपन्यास एक बार पढ़ चुके हों गोदान। तो आई होप आप पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े हैं तभी आपको 50% तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मूल्यांकन और विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी समीक्षा। होरी के जीवन पर आए संकटों में से गोबर के घर से भाग जाने से भी आता है। यही गोबर जब वापस गांव आता है तो उसके व्यक्तित्व में हुए परिवर्तन को सभी पात्र लक्षित करते हैं। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और 5 सिगरेट का शौकीन हो गया। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। गोदान के किसान शहर में शक्कर मिल खुल जाने की बातें करते हैं। राय साहब के मित्र खन्ना जो हैं, राय साहब के मित्र खन्ना यह मिल खोलते हैं जिसमें आगे चलकर गोबर कुछ दिन मजदूरी करता है। इस मिल के लिए खड़ी ऊख खरीदी जाती है। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया है और जब ऊख तैयार हो गई किसानों ने उसे मिल में पहुंचा दिया। तब मुनीम से मिलकर गांव के महाजन झिंगुरी सिंह ने अपने रुपए वसूल कर लिए, क्योंकि जिस खन्ना बाबू की मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी है। दोनों एक हैं। शहर और गांव का यह आर्थिक रिश्ता गांव में मौजूद है। प्रेमचंद इसे दिखाते हैं। मेहता और मालती घूमते घामते एक दिन बेलारी पहुंच जाते हैं और एक दिन होरी के घर पर ठहरते हैं। मेहता किसानों से खेती के बारे में बातचीत करते हैं तथा मालती देहाती औरतों के स्वास्थ्य की जाँच करती है। मिर्जा खुर्शीद शिकार पार्टी के दौरान सारे गांव को दावत खिलाते हैं। उपन्यास में पुलिस आती है तथा किसी न किसी बहाने सारे गांव को डरा धमका कर शहर चली जाती है। फिर होरी के गांव में राय साहब का कारिंदा नोखेराम रहता है। अंग्रेज सरकार का पटवारी पटेश्वरी का निवास भी बेलारी में है। होरी के शोषण में इन दोनों की निर्णायक भूमिका रहती है। गोदान के अंतिम पृष्ठों में राम सेवक भारतीय किसान के राजनीतिक आर्थिक संबंधों को विश्लेषित करते हुए कहता है, यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी का नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल है। जमींदारी के चपरासी और कारिंदों के पेट न भरे तो निबाह न हो। थानेदार कांस्टेबल तो जैसे आपके दामाद है। जब उनका दौरा गांव में हो जाए किसानों का धर्म है उनका आदर सत्कार करे, नजर नयाज दे, नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बध जाए। कभी कानूनगो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसा 4
रसा, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर पर तो वही बीत रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज नए बढ़ते जाते हैं। एक डॉक्टर कुएं में दवाई डालने के लिए आने लगा है, एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढोरों को देखता है। लड़कों का इम्तिहान लेने वाले इंस्पेक्टर हैं, न जाने किस किस महकमे के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग। कहाँ तक गिनाऊं, पादड़ी आ जाता है तो उससे भी रसद देना पड़ता है, नई शिकायत करते। ये सारे अफसर शहर से गांव आते हैं, इसलिए शहरी जीवन की प्रकृति को समझे बिना गांव जीवन की कथा के अंतर संबंधों को समझ पाना मुश्किल है। संभवतः यही कारण है कि प्रेमचंद ने सिर्फ गांव की कथा ही नहीं लिखी, वरन गांव के भाग्य को निर्धारित करने वाले शहर की कथा भी लिखी है। यदि प्रेमचंद सिर्फ होरी धनिया का ही कहानी कहते तो इसे न केवल भारतीय समाज की अधूरी तस्वीर पेश करते, वरन होरी धनिया की भी सतही तस्वीर पेश करते। तब हम होरी की करुण कथा की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। होरी की करुण कथा की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते। गोदान में भारतीय किसानों की वेदना की अभिव्यक्ति क्या है? अगला पॉइंट हमारा है गोदान में भारतीय किसानों की वेदना की अभिव्यक्ति। प्रेमचंद ने अपनी रचना, मतलब होरी तो एक है, होरी धनिया, लेकिन ऐसे कितने परिवार पीड़ित हो रहे हैं। कहानी तो एक की है लेकिन पूरे समुदाय को पेश करती है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में संपूर्ण भारतवर्ष के किसानों के दुख दर्द का चित्रण नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ उत्तर भारत में जमींदारी प्रथा के भीतर रहने वाले किसानों का वर्णन किया है। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने कुछ हिस्सों में रैयतवाड़ी और कुछ हिस्सों में स्तंभवारी भूमि व्यवस्था लागू कर रखी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान अपनी लगान सीधे अंग्रेज सरकार को दे देता है। स्तंभवारी व्यवस्था में लगान वसूलने का काम बिचौलिए वर्ग के रूप में जमींदार वसूल करते हैं तथा जमींदार ही अंग्रेजों के पास लगान जमा करवाते थे। देसी रियासतों में भूमि की व्यवस्था स्थानीय सामंत किया करते थे, जो अपने जमींदारों एवं अन्य लोगों देशी रियासतों में भूमि कर की व्यवस्था स्थानीय सामंत किया करते थे, जो अपने जमींदारों एवं अन्य लोगों के माध्यम से लगान वसूल करते थे। उन्होंने न तो देशी रियासतों के भीतर रहने वाले किसानों का वर्णन किया, न रैयतवाड़ी व्यवस्था में रहने वाले किसानों को उपस्थित किया। उनकी आरंभिक रचनाओं, विशेषकर प्रेमाश्रय में तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का समर्थन किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से भी उन्होंने लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, कानपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़ के आसपास के किसानों को चित्रित किया है। इसलिए होरी भौगोलिक दृष्टि से संपूर्ण भारत के किसानों का प्रतिनिधि पात्र नहीं है। वह तो सिर्फ उत्तर भारत की जमींदारी व्यवस्था में रहने वाले किसानों के दुख दर्द को वहन करता है। गोदान में प्रेमचंद ने मोटे तौर से 3 तरह के किसानों का वर्णन किया है। बेलारे में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास अपनी जमीन है, वे लगान देते हैं परंतु स्वयं उस पर खेती नहीं करते। वे अपने खेत में खेत मजदूरों से काम करवाते हैं। गोदान के सभी धनी किसान इस श्रेणी में आते हैं। पंडित दाता दीन, झिंगरी सिंह, पटेश्वरी आदि कोई खेत में जाकर काम करता हुआ नहीं दिखाई देता है। प्रेमचंद इन्हें किसान नहीं मानते, इसलिए इस वर्ग के पक्ष में वे कुछ नहीं लिखते। ये लोग जमींदार या कारिंदों से मिलकर गरीब किसानों के शोषण में सहायक की भूमिका निभाते हैं। धनिया इन्हें हत्यारा कहती है। गाँव में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, ये दूसरों की जमीन पर खेती का काम करते हैं। दलित जातियों से संबंधित ऐसे लोग खेत मजदूरों की श्रेणी में आते हैं। प्रेमचंद ने बहुत सहानुभूति से इन पात्रों को उपस्थित किया है। हरखू, सिलिया, उनका परिवार इसी श्रेणी में आता है। प्रेमचंद इस वर्ग को भी किसान नहीं मानते। किसान इस वर्ग में मिल रहे हैं, उनकी जमीन छीनी जा रही है। इसे प्रेमचंद ने देखा है, दिखाया है, चिंता की है, परंतु वे किसान से मजदूर बन जाने में किसान की हेठ ही समझते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते। इस वर्ग की पीड़ाओं का भी विस्तृत वर्णन प्रेमचंद नहीं करते। इनके दुख दर्द की ओर इशारा करके वे आगे बढ़ जाते हैं। प्रेमचंद की दृष्टि में किसान वही है जिसके पास अपनी जमीन है और जिस पर वह स्वयं खेती करता है, वही जमींदार को लगान देता है। होरी के पास 5 बीघा मौरूसी जमीन है। इस वर्ग को प्रेमचंद किसान मानते हैं। प्रेमचंद इसी वर्ग के पक्षधर लेखक हैं। ऐसे लोगों के शोषण, उत्पीड़न का भी विरोध करते हैं। अपनी इस जमीन को बचाए रखने के लिए यह वर्ग जो संघर्ष करता है, उस संघर्ष को लेखक की सहानुभूति का बड़ा हिस्सा मिलता है। गोदान के अंतिम पृष्ठों में प्रेमचंद ने लिखा है, हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे, बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकला जाता था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजदूरी करने में कटेंगे। भगवान की इच्छा। प्रेमचंद किसान को किसान के रूप में देखना चाहते हैं। इसी वर्ग में रहते हुए उनकी दशा सुधारने की वकालत करते हैं। थोड़ी इसी गरीब छोटी जोत वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है ऐसा किसान जिसके पास 5-6 बीघा जमीन है, बकाया लगान का बोझ है, न उतरने वाला ऋण है, अनेक सामाजिक धार्मिक मान्यताओं से जकड़ा हुआ है, असंगठित
है, असहाय है और बस खेत मजदूर बनने की वही वाला है। प्रेमचंद इसके पक्षधर हैं। अनेक कष्टों के बावजूद होरी का किसान बने रहने की इस जिद्दनुमा आकांक्षा को प्रेमचंद ने बहुत आदर से देखा है। यह एक किसान के अस्तित्व की रक्षा का सवाल है, रक्षा का सवाल है। प्रेमचंद ने बहुत आदर से देखा, यह एक किसान के अस्तित्व की रक्षा का सवाल है। इस आकांक्षा के लिए होरी छोटी छोटी बेईमानी भी करता है, यहाँ तक कि अंत में अपनी बेटी बेचने पर मजबूर हो जाता है, तब भी वह लेखक की सहानुभूति से वंचित नहीं होता है। प्रेमचंद उसकी अनैतिकता में भी नैतिक गौरव देखते हैं और दिखाते हैं। अनैतिकता में भी नैतिक गौरव देखते हैं और दिखाते हैं। अगला है गोदान के पाठक कौन है। अगला पॉइंट आगे गोदान के पाठक, चौथा पॉइंट है गोदान के पाठक कौन कौन है। ठीक है, अब गोदान को इस रूप में देखना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उसका संभावित पाठक वर्ग कौन है। प्रेमचंद ने इसमें किसको संबोधित किया है। लेखक किसानों के दुख दर्द की करुण कहानी किसको सुनाना चाहता है। वैसे तो लिखी जाने के बाद कोई भी रचना के लेखक से छूटकर न मालूम किस किस पाठक समुदाय के पास पहुंच जाती है, इसका एहसास लेखक को नहीं रहता, न उस पर लेखक का कोई नियंत्रण रहता है। तब भी किसी रचना के स्वरूप निर्धारण में उसके तात्कालिक पाठक की भूमिका होती है। प्रेमचंद का गोदान किसानों को संबोधित रचना नहीं है। उन्होंने अपढ़ किसानों के बारे में लिखा है, परंतु उनके पढ़ने के लिए उन्होंने गोदान की रचना नहीं की। भले ही आज का किसान उसे पढ़कर अपने पूर्वजों के बारे में जान सकता है, इसी तरह उन्होंने जमींदारों, ताल्लुकदारों, अधिकारियों के लिए भी इसे नहीं लिखा। उनके हृदय परिवर्तन की आशा लेखक को नहीं है, लेखक को नहीं है। यदि ऐसा होता तो गोदान की वर्तमान रूप सज्जा में बहुत परिवर्तन हो जाता। दरअसल यह मध्य वर्ग के शिक्षित पाठकों को संबोधित रचना है। इस वर्ग को किसान और जीवन से परिचित करवाना तथा इसे किसानों के पक्ष में करना लेखक का उद्देश्य रहा है। इसलिए उन्होंने अपने किसान पात्रों को इस रूप में चित्रित किया है, जिससे पाठक को यह महसूस हो सके कि किसान भी आप हम जैसे ही मनुष्य हैं, उनमें भी हर्ष, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसे मानवीय भाव विद्यमान है। किसान किसी विचित्र लोक या विचित्र प्राणी नहीं है, परंतु वह मध्य वर्ग से कुछ मामलों में थोड़ा सा अलग है। उनमें कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का साहित्य शिक्षित मध्य वर्ग को किसानों के पक्ष में करने के लिए लिखा गया। उन्हें अपने गांव की कहानी पढ़े लिखे देहात से अनभिज्ञ पाठक को सुनानी है। इसमें एक तरफ तो यह ध्यान रखा गया है कि पाठक के मानस पर गांव का नक्शा उतर जाए, जो न इतना अपरिचित ही हो और पाठक उसे तादात्म्य ही न कर पाए, और न ही इतना अपरिचित हो कि पाठक उसे मतलब अपना तादाद में न स्थापित कर पाए, और न ही इतना परिचित हो कि शहरी जीवन से अलग उसकी कोई पहचान ही न बन पाए। साथ ही यह नक्शा गांव के गतिशील यथार्थ के करीब भी हो। इसी कारण प्रेमचंद ने कई बार गांव एवं शहर के पात्रों को आपस में मिला दिया है। राय साहब की शिकार पार्टी में मालती और जंगली युवती की तुलना कर दी है। मालती और जंगली युवती तनख्वाह के किसान से होड़ करवा दी है, जो मरे हुए हरिण को लेकर दौड़ा जा रहा था, या फिर धनुष यज्ञ के पठान से होरी को भिड़ा दिया। बेहता मालती को होरी धनिया के घर भेजकर भी लेखक ने यही किया है। ये सामान्य से दिखाई पड़ने वाले प्रसंग उपन्यासकार ने इसी कारण प्रस्तुत किए हैं। रचना के स्तर पर यहाँ प्रेमचंद को भाषिक समस्या से भी जूझना पड़ा। कहना चाहिए कि हिंदी में इस तरह की भाषिक समस्या से प्रेमचंद को पहली बार जूझना पड़ा। बाद में और लेखकों ने भी ये समस्याएं लिखी। यहाँ लेखक उन किसानों को लिखित भाषा में बात कर प्रस्तुत करता है जो स्वयं साक्षर नहीं है। अपढ़ किसानों की अभिव्यंजना के मूल भाव को बनाए रखते हुए उनकी भाषा को पठनीय बनाना प्रेमचंद के लिए बड़ी भारी चुनौती थी, जिसे प्रेमचंद ने बहुत कुशलतापूर्वक हल कर लिया। इस दृष्टि से होरी की भाषा में जबरदस्त अभिव्यंजना क्षमता विद्यमान है। गोदान में गाय का महत्व, पांचवा पॉइंट है गोदान में गाय का महत्व। किसान के अस्तित्व और रक्षा की चिंता गोदान में सर्वाधिक मुखर रूप में दिखाई देती है। लेखक ज्यों ही गांव जीवन में प्रविष्ट होता है, त्यों ही उसके लेखनी में करुणा का संचार होने लगता है। उल्लास, उत्साह और उमंग का वातावरण गोदान में कम मिलता है। जहाँ भी ऐसा प्रसंग आता है, वहाँ भावी अनिष्ट की आशंका कथा को विगलित करती रहती है। गरीबी, दुख, दैन्य, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार का वर्णन पढ़ते पढ़ते हम थकने लगते हैं। जहाँ भी जब भी दो पात्र आपस में दिल खोलकर बातें करते हुए आते हैं, वहाँ थोड़ी देर बाद कोई न कोई करुण प्रसंग उपस्थित हो जाता है। शहर का वर्णन करते हुए बेशक लेखक हास्य व्यंग के प्रसंग ले आता है, थोड़ी देर के लिए लेखक आनंद में मग्न हो जाता है। मिर्जा, तनख्वाह, मेहता, मालती की चर्चाओं में अन्य भाव स्थितियाँ भी अभिव्यक्ति पा जाती है, तथापि मूल मनोभाव वहाँ भी करुणा का ही रहता है।
गोदान की कथा के केंद्र में गाय की लालसा है। संपूर्ण उपन्यास में किसी न किसी रूप में गाय मौजूद रहती है। उपन्यास के आरंभ में प्रेमचंद लिखते हैं, हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने के विशाल आकांक्षा उसके स्नेह से हृदय में कैसे समाती। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि होरी का अब तक का जीवन इस अपूर्ण आकांक्षा के साथ चलता आ रहा है। अनेक संघर्षों, अभाव, षड्यंत्रों, कुचक्रों के बीच भी होरी गाय रखने की इच्छा पाले रखता है। जो ही उसे अवसर मिलता है वह गाय का इंतजाम करता है। भोला को किसी तरह से पटाकर वह उधार में गाय ले आता है। यह उपन्यास का प्रस्थान है। होरी की अपूर्ण आकांक्षा की आसान पूर्ति देखकर गांव में कोई खुश नहीं होता। सभी की नज़र होरी की इस गाय पर लग जाती है। आषाढ़ की बरसात होती है, किसान खेत जोतने जाते हैं। तब राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में हाल न ले जाने दिया जाएगा। अब क्या हो। होरी महाजन झिगुरी सिंह के पास रुपए लेने जाता है तो देखता है कि महाजन की नज़र इसी गाय पर है। वे गाय लेना चाहते हैं। इसी बीच होरी के भाई हीरा की धनिया से कहा सुनी हो जाती है। होरी की भाई हीरा की धनिया से कहा सुनी हो जाती है। हीरा का क्रोध भी इसी गाय पर उतरता है और हीरा गाय को जहर खिला देता है। इस तरह होरी की चिर संचित आकांक्षा फिर अपूर्ण हो जाती है। आगे की सारी कथा इस गाय का कर्ज उतारने से बधी हुई चलती है और फिर कभी गाय खरीदने का समर्थ होरी नहीं जुटा पाता है। होरी गाय तो नहीं खरीदता, परंतु उसके घर का कोई सदस्य जब भी स्वप्न देखता है तो वह सोचता है कि सबसे पहले वह पाछाई गाय लाएगा। गोबर यह सोचता है। रूपा का विवाह धनी किसान रामसेवक से होता है। वहाँ की संपन्नता देखकर रूपा के मन में भी गाय की वही स्मृति पुनः सजीव उठती है। उस गाय की याद अभी भी उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिनों बाद अब और भी मृदु हो गई। उपन्यास के अंत में होरी जब मरने लगा तो उसे वही गाय याद आई। धनिया से कहे गए अंतिम शब्दों में भी उसी गाय की चर्चा करते हुए कहा, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। प्रेमचंद ब्राह्मणवादी स्वार्थी प्रवृत्ति इस प्रसंग की निर्मित द्वारा करारी चोट करते हैं। मरते समय यदि गाय दान किया जाए तो मरने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग पहुंचता है। इस धार्मिक अंधविश्वास को बनाए रखने की पूरी कोशिश यहाँ ब्राह्मण दाता दिन द्वारा की जा रही थी। धर्म का सहारा लेकर अशिक्षित, गरीब और लाचार लोगों की इसी स्थिति का भरपूर फायदा उठाना पुरोहित वर्ग का अति प्रिय कर्म रहा है, जिसके कारण कोई श्रम किए बिना इस समुदाय का जीवन यापन बड़े मजे से चल रहा है। गाय का दान करने से होरी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। यह अंधविश्वास पक्का करने के लिए दाता दिन धनिया से गाय का दान करवाना चाहता है। जीवन की विडंबना को उजागर करते हुए उपन्यास के अंत में प्रेमचंद ने दिखाया है कि जिस गाय की कामना में होरी जीवन भर दुख पाता रहा, अनेक कष्टें झेलता रहा, अपमान सहा, फिर भी खरीद न सका। मरते समय ब्राह्मण दाता दिन उसी का दान मांग रहा है। गोदान की इस परंपरा पर चोट करते हुए धनिया कहती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। इस तरह हम देखते हैं कि गोदान की कथा का एक श्रमजीवी तबका गाय पालने की छोटी सी आकांक्षा से संबंध रखता है। गाय गोदान की कथा को नियंत्रित करती है, उसे नया मोड़ देती है, उसमें गति देती है, अनेक पात्रों के चरित्र को खोलती है, लेखक के मान्यताओं को उजागर करती है और वह जीवन की चरम उपलब्धि की प्रतीक बन जाती है तथा अपूर्ण आकांक्षा का प्रतिरूप हो जाती है। एक स्तर पर यह उपन्यास होरी धनिया की कहानी होते हुए भी अपूर्ण आकांक्षा की मृग मरीचिका की कहानी बन जाती है। तो यह आपका पहला भाग यहाँ पे समाप्त हुआ और छठवें पॉइंट से हम देखेंगे अगले भाग में। मतलब इकाई 1 को भी हम अब 2 भाग में कर रहे हैं। तो इकाई 1 को 2 भाग में कर रहे हैं, तो दूसरे भाग के साथ मिलते हैं ताकि यह बहुत लंबा ना हो जाए, जिससे कि उबाऊपन आने लगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसानों के आर्थिक सामाजिक शोषण के मुद्दे के साथ। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।